स्वच्छता के पाठ के बारे में आप लोगों से गुफ्तगू करने आई हूँ। और खेल खेल स्वच्छता का जो पाठ है वो स्वच्छ भारत मिशन का ही अंग है, जो बिलासपुर में पहली बार यहाँ पे शुरू किया गया है। अभी 20 स्कूलों में शुरू किया गया है, जिसे हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। आने वाले समय में जब ये 20 स्कूलों में अच्छे से लागू हो जाएगा तो बिलासपुर के सभी स्कूलों में इसको कवर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कि हम बच्चों को ज्ञान दें, बच्चों को समझाएं कि कूड़ा यहाँ ना फेंके, वहां ना फेंके, आज मैं चाहती हूँ हम लोग बैठ के अपने अंदर झांक के देखें कि हम कितने कर समझदार हैं। क्योंकि बच्चे को तो आप सिखाएंगे कि कूड़ा वहां ना फेंके, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को कैसे बोलेंगे कि कूड़ा इकट्ठा कहाँ करना है, इकट्ठा किया हुआ कूड़ा फेंकना कहाँ है। तो इन्हीं बातों पे मैं आज यहाँ पे बात करने आई हूँ। लेकिन उससे पहले, जैसे कि सर ने यहाँ पे दिव्यांग लोगों के बारे में बात करी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति दिव्यांग नहीं होता, समाज उसको जो है दिव्यांग बनाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? उस दिव्यांग को दिव्य में बदलना, उसमें आपकी भूमिका है। और वो क्या भूमिका है, सर ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताई। भारत में 2011 का सेंसस हम लोग सब फॉलो करते हैं। उस वक्त भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। उस 121 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 2.6% लोग जो हैं भारत में डिसेबल है। यानी 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या जो है वो डिसेबल है, यानी जिसको हम कहते हैं दिव्यांग है। उनके लिए कई सारे कैंपेन्स चलाए गए। आप लोगों ने सुगम्य भारत कैंपेन का नाम सुना होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, जिसे कहा जाता है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। यानी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी आपकी बिल्डिंग्स जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए बनाई जाए। जो हम रेलिंग्स के बारे में बात करते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाए जो कि डिसेबल फ्री हो, डिसेबल फ्रेंडली हो, और कम्युनिकेशन और जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उस तरीके का हो जो इन लोगों को सपोर्ट करे इनके हर एंडेवर में। लेकिन स्कीम्स, पॉलिसी से कुछ नहीं होता जब तक आपका ये हिस्सा ठीक ना हो। यानी जब तक आपके दिमाग में ये चीज आएगी लंगड़ा है, अंधा है ना, हम लोग बोलते हैं, बड़े कॉमन भाषा में बोलते हैं, अपने बच्चों के सामने भी बोलते हैं, और वही बच्चे उस चीज को पिकअप कर लेते हैं। और आने वाली जितनी भी आपकी जनरेशन है उनमें यही मैसेज चला जाता है, वही स्टिग्मा चला जाता है कि ये तो लंगड़ा है, तो इसकी जिंदगी की सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म है, ये कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे बात करी कि इन दिव्यांग को दिव्य में बदलने में सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी की है तो वो आपकी सोच की है। तो आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। सरकार तो स्कीम्स पे स्कीम्स लेकर आएगी, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में, चाहे वो 11 थी फिर 21 कर दी गई, डिसेबिलिटी ऐड करते रहो, लेकिन जब तक बिहेवियरल चेंज नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैं कहना चाहती थी। दूसरा जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है खेल खेल में स्वच्छता का पाठ। जैसा कि नाम बता रहा है कि खेलते खेलते हम बच्चों को स्वच्छता का पाठ सिखाएंगे। जो हमारे वर्दी डेप्यूटी कमिश्नर सर हैं, वो जब लाहौल स्पीति से यहाँ आए तो उनके मन में एक आइडिया आया। अब उन्होंने भी ये आइडिया जो है वो इसलिए देखा क्योंकि वो कमिश्नर भी रहे हैं शिमला में एमसी के। तो मैक्सिमम जब आप कमिश्नर होते हैं और आप एमसी से डील करते हैं तो आप सफाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सर की सोच को मैं सलाम करती हूँ जब उन्होंने ये कहा कि बड़ों को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों के भोले दिमाग को ट्रेन करना, मोल्ड करना बहुत आसान है। खेल खेल में स्वच्छता का पाठ का सिंपल सा मतलब है, हम सब जानते हैं जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे, कि आपके जो रोज आप पढ़ाते हैं उसमें एक ना एक पीरियड फ्री होता है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज का पीरियड। ठीक बोल रही हूँ? उसको हम क्या करते हैं, बच्चों को जाओ बाहर धूप सेक लो, है ना, ठीक है वो भी जरूरी है, विटामिन डी भी जरूरी है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, जाओ बाहर घूम लो, या हम उसको पीटी का पीरियड बना देते हैं। अब या तो पीटी के पीरियड में मतलब दौड़ और भगाई हो रही हो तो भी समझ आए, लेकिन हम देखते हैं कि हम उस पीरियड का सत्यानाश कर देते हैं। तो पॉइंट यही है कि एक पीरियड को यूटिलाइज किया जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि कूड़ा कितने प्रकार का होता है। क्या हम सबको पता है कूड़ा कितने प्रकार का होता है? बच्चों को सिखाने से पहले कोई बताएगा मुझे? एनीवन? कूड़ा कितने प्रकार का होता है? ड्राई वेस्ट, गीला, सूखा, और भी होता है। मैं आप लोगों से पूछूंगी, अब पहले मैं देखती हूँ जागरूकता यहाँ कितनी है, बच्चों तक तो हम बाद में पहुंचेंगे।
ड्राई वेस्ट में क्या क्या आ जाता है? प्लास्टिक और पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, ठीक है, ये ड्राई वेस्ट हो गया। वेट वेस्ट क्या क्या होता है? एनीवन यहां से? किचन वेस्ट होता है, बिल्कुल ठीक है ना। सब्जी हो गई आपकी, फल हो गए, उनके छिलके वगैरह वगैरह, वो किचन वेस्ट हो गया आपका। और कौन सा होता है ड्राई और वेट वेस्ट के अलावा? उसे कहा जाता है बायो हैजार्डियस वेस्ट। बायो हैजार्डियस वेस्ट का मतलब है जो ना ड्राई वेस्ट है और ना ही वेट वेस्ट है। बायो हैजार्डियस वेस्ट में सिर्फ सैनिटरी नैपकिन्स नहीं आते, आपके बच्चों के डाइपर्स भी आते हैं, मस्कीटो रेपेलेंट्स भी आते हैं। इस तरह के कूड़े को ना ही आप उस वाले डस्टबिन में डालें जो ड्राई वेस्ट के लिए है और ना ही उस डस्टबिन में डालें जो गीले वेस्ट के लिए है। बायो हैजार्डियस यानी नैपकिन्स बताया मैंने, डाइपर्स बताए, मस्कीटो रेपेलेंट्स बताए, इनके लिए अलग आपका डस्टबिन होना चाहिए। एक और प्रकार का वेस्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट कोविड काल में आप लोगों ने देखा होगा, हम आम लोगों ने भी ग्लव्स पहनना शुरू कर दिए थे, सर्जिकल ग्लव्स। तो आप जानते हो उससे कितना कूड़ा प्रोड्यूस हुआ है। तो मेडिकल वेस्ट में आपकी नीडल्स आ गए, सिरिंजेस आ गए और आपके ये पेपर टॉवल्स आ गए और जैसा कि मैंने कहा ग्लव्स आ गए। ये सारा का सारा क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? मेडिकल वेस्ट। इस प्रकार के वेस्ट को भी अपने बच्चों को भी सिखाएं और खुद आज यहाँ से सीख कर जाएं कि इस प्रकार के वेस्ट को भी आपको उन डब्बों में नहीं डालना है जो आपका हरा डब्बा है या लाल डब्बा है, ये अलग प्रकार का वेस्ट है। तो एक तो सबसे पहले ये है कि हम अपनी नॉलेज को अपडेट करें कि वेस्ट है कितने प्रकार का। मैंने आप लोगों को बायो हैजार्डियस वेस्ट के बारे में बताया, एक हैजार्डियस वेस्ट भी है। कोई बताएगा हैजार्डियस वेस्ट कौन सा है? हैजार्डियस वेस्ट, हैजार्ड क्या होता है? घरों की बैटरियां देखी है आपने? बैटरीज देखी है, केमिकल्स देखे, क्लोरीन ब्लीच देखी है, वो सारा का सारा आपका क्या आ जाता है? हैजार्डियस वेस्ट। फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे, वो सारा का सारा आपका हैजार्डियस वेस्ट आ जाता है। मैं आप लोगों को ये नॉलेज क्यों दे रही हूँ? क्योंकि अगर हमें पता होगा तो ही तो बच्चों को बताएंगे। क्योंकि खेल खेल में स्वच्छता का पाठ तो तब होगा जब आज यहाँ पे आप लोग सीख कर जाएंगे। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बात करी थी, मैं आप लोगों को बता दूं, भारत की जनसंख्या इस समय प्रेजेंटली 135 करोड़ की जनसंख्या है लगभग। और 135 करोड़ की जनसंख्या 2027 तक हम चाइना को भी सरपास करने वाले हैं। अभी अगर बोला जाए सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सी है तो कौन सी है? चाइना है ना, अब नहीं रहेगा चीन। 2027 तक यह अनुमान है कि भारत उसको सरपास कर देगा। और एक और डेटा देती हूँ, 2050 तक हमारी अभी की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो दुगनी होने वाली है। लगभग 819 मिलियन जनसंख्या जो है वो अर्बन पॉपुलेशन होने वाली है। मतलब 819 मिलियन लोग जो हैं वो आपके शहरों में रहने वाले हैं 2050 तक। लोग शहरों में रह रहे हैं, कंजप्शन बढ़ रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है तो कूड़ा बढ़ रहा है। वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन आपका लॉन्च हुआ 2014 में। मैं लॉन्च नहीं कहूंगी, रीलॉन्च कहूंगी। अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता है और आप अवेयर हैं तो 1999 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन नाम का एक कैंपेन लॉन्च हुआ था। इफ यू रिमेम्बर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। आइडिया यही था कि आप जैसे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोकल लीडरशिप है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो सारे के सारे सैनिटेशन कवरेज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और वो भी स्पेशली कहाँ? रूरल एरियाज में। आप आज भी देखेंगे जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है वो अर्बन एरियाज पे ज्यादा फोकस करता है और वो रूरल एरियाज में पेनिट्रेट नहीं हो पाया है। 2012 तक आते आते हम लोगों ने निर्मल भारत अभियान के नाम से इसको दोबारा से लॉन्च कर दिया और 2 अक्टूबर 2014 को हम लोग स्वच्छ भारत अभियान, जिसको बोलते हैं क्लीन इंडिया कैंपेन, उसको लेकर आ गए। कैंपेन आप जो भी लेकर आ जाओ, जब तक हाथ धोना भी हम लोगों को सिखाया जा रहा है अभी टीवी द्वारा, कोविड द्वारा, तो आप ये समझ लीजिए कि हम सिविलाइजेशन की कौन सी सीढ़ी पे है। हाथ धोना एक बेसिक एटिकेट है जो हम शायद अभी तक नहीं सिखा पाए। हम लोगों को सैनिटाइजर यूज करना एक बहुत बड़ी चीज लग रहा है। लोग नशे करना शुरू कर रहे हैं सैनिटाइजर से। बाहर के देशों में सैनिटाइजर एक बहुत नॉर्मल चीज है, पर उसमें क्योंकि अल्कोहल कंटेंट आपको लगता है, इथेनॉल होता है उसमें, तो बच्चों को वो खुशबू आ रही है तो उन लोगों को लग रहा है कि इससे नशा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं हम सिविलाइजेशन की कौन सी सीढ़ी पे हैं।
स्वच्छ भारत अभियान को 2014 में लॉन्च किया कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि टॉयलेट्स बनाओ, जितने हो सके टॉयलेट्स बनाओ। मैं आज आप लोगों को 2019 का डेटा देती हूँ। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे नाम से एक रिपोर्ट है, आप लोगों ने सुनी होगी सबने। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में भारत के मैक्सिमम सारे के सारे गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब है खुले में कोई भी शौच नहीं कर रहा, खुले में कोई यूरिनेट या डेफिकेट नहीं कर रहा, और लगभग 100 मिलियन टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। तो टॉयलेट्स बनाने से क्या होता है? टॉयलेट्स की मेंटेनेंस करी किसी ने? आज अगर मैं सॉरी टू से दिस, मैं किसी पंचायत घर चली जाऊं, मैं वीडियो रही हुई हूँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नगरोटा सूर्या में, लगभग 10 महीने मैंने काम किया। मैं जिस भी पंचायत घर में जाती थी तो मैं सबसे पहले वहां टॉयलेट देखती थी, क्योंकि आप लोगों के घर तो 4-4 मंजिलों के होते हैं, लेकिन टॉयलेट्स की कंडीशन मतलब बयान ही कर सकते, वैसी हालत होती है। और मैं ये लिख के दे सकती हूँ, अभी भी हम पंचायत घर में जाएंगे, टॉयलेट्स में वहां पानी नहीं होगा, फ्लश काम नहीं कर रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, कहीं कुंडियां ही नहीं होंगी, पकड़ के बैठ जाएंगे पर कुंडी लगाने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। क्यों करना है इतना सा काम? हमारी डिग्निटी कहाँ है? मतलब क्या फर्क पड़ता है? कुंडी नहीं है, खुले में चले जाओ, है ना, हवा भी आती रहती है, चलो मतलब वो भी है। यानी सिर्फ टॉयलेट्स बनाना ही स्वच्छ भारत अभियान का मकसद नहीं था, उन टॉयलेट्स को मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसमें हम लोग बिल्कुल ही निरस्त हो चुके हैं, हार चुके हैं। आप जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल अथॉरिटीज हैं, यूनियंस हैं, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के एक आप लोगों से आग्रह है, कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले जहां पे भी है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, वहां के जाके टॉयलेट की कंडीशन देखो। हम किसी के घर जाते हैं तो टॉयलेट से अनुमान लगाते हैं कि ये आदमी सिविलाइज्ड कितना है और कितना नहीं है। मानते हैं इस बात को, है ना? वो एड तो देखी होगी आपने, देखी होगी ना, कि क्या घर है और टॉयलेट का छी बुरा हाल है ना? तो मैं यही बताना चाहती थी कि टॉयलेट्स की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। आज किसी भी स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, एकेडमिक इंस्टीट्यूट चले जाओ, बहुत नाम है, बहुत कुछ है, लेकिन कंडीशन जो है वो पैथेटिक है। इनफैक्ट हमारे मंदिर, जिसको हम लोग माथा टेक के नहीं रचते, उसकी भी बहुत बुरी हालत है। आपके जो पशु हैं वो वहां जा रहे हैं, गोबर कर रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं। अरे सबसे ज्यादा पूजा करनी है तो अपनी करो। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्वतंत्रता से भी ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो है स्वच्छता। कुछ सोच के ही कहा था महात्मा गांधी जी। अपने आप टॉयलेट साफ किया करते थे, अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूं। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो आज के समय में एक और जरूरत है, वो है सफाई कर्मचारियों के साथ डिग्निटी शब्द को जोड़ना। सफाई कर्मचारियों को अगर आप बुरी नजर से देखते हैं या नीची नजर से देखते हैं ना कि अरे ये तो सफाई करने वाला है, तो अगर वो काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो डिग्निटी अटैच करो। महात्मा गांधी बापू जब वो कर सकते थे, उन्होंने एक लाइन दी थी डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में, कि काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम काम होता है। तो हम क्यों सफाई कर्मचारियों को उस नजर से देखते हैं? क्यों ना हम उन्हें भी डिग्निटी प्रोवाइड करें, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस दें। सरकार इसके लिए करती है, नेशनल सफाई कर्मचारी कॉर्पोरेशन बनाया है, ये बनाया है, वो बनाया है, बट मेरी बात वहीं खत्म हो जाती है शुरू से। जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा, जब तक दिमाग चेंज नहीं होगा, कोई पॉलिसी, कोई फ्रेमवर्क का कोई भी फायदा नहीं है। खेल खेल के स्वच्छता के पार्ट में आती हूँ मैं। पॉइंट ये था कि इनिशियली बिलासपुर में 20 स्कूल्स चुने गए कि जो एक एक्स्ट्रा करिकुलर पीरियड है ना आपका दिन का, उसमें बच्चों को सिखाया जाए कि बच्चों वेस्ट क्या होता है, कलेक्ट कैसे करना है और इसको सेग्रीगेट कैसे करना है। बच्चों ड्राई वेस्ट ये होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चों को क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि आज के बच्चे कल के नागरिक होंगे। ठीक बोल रही हूँ? तो बच्चा जितना ज्यादा आज के समय में जागरूक होगा, वो उतना ही जिम्मेदार नागरिक होगा कल के समय। वो बच्चा, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बच्चा स्कूल से सीख के जाएगा, घर जाएगा, अपने पेरेंट्स को बोलेगा हाँ कूड़ा यहाँ मत फेंको, कूड़े को सेग्रीगेट करो। लेकिन मैं फिर यही बोलना चाहती हूँ कि ये बेचारे बच्चे जिनको हम स्वच्छता के प्रहारी नाम तो दे देंगे, वो तो सीख जाएंगे, लेकिन घर में इकट्ठा हुआ कूड़ा कहाँ जाएगा? उसे कलेक्ट कौन करेगा? क्या म्यूनिसिपैलिटी करेगी? क्या पंचायत करेगी? मुझे लगता है इस काम में हम सबको साथ आने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे प्रधान है इलेक्टेड, तो मैं एक वही वीडियो वाली बात कर देती हूँ।
हमारी जैसे बहुत सारी पंचायतें थी, तो जब भी बात चलने की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने वाला है तो सबने बोला वाह वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है, लगना चाहिए। फिर एक पंचायत के पास जाओ, प्रधान को बोलो कि यहाँ लगना चाहिए, ना यहाँ नहीं लगना चाहिए दूसरी पंचायत में लगना चाहिए। गलती से ऐसी जगह सिलेक्ट हो गई जहाँ पे दो पंचायतों के बीच में वो जगह आ रही है, तो ना ये पंचायत सोचती है कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, ना ये पंचायत सोचती है हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। अरे वहाँ पे क्रेडिट लेना छोड़ दो, वहाँ ये सोचो कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा तो आप लोगों को कितना कूड़ा बेसिकली वो चीज कंज्यूम करेगी और सफाई तो होगी। तो हम लोगों को ना इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा और नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम छोटी बातों में कोई इस तरह से ना फंसे। जब भी हमें मौका मिले, अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मौका देती है सरकार, तो प्लीज उसको जरूर लगाएं, क्योंकि अदरवाइज कूड़े का कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, डेटा से समझा देती हूँ। भारत में 62 मिलियन टन कूड़ा प्रोड्यूस होता है हर साल। आप अनुमान लगा सकते हैं 62 मिलियन टन कूड़ा। इस 62 मिलियन टन कूड़े में से 43 मिलियन टन कूड़ा है जो आपका कलेक्ट किया जाता है इकट्ठा। उसमें से भी बताऊं तो 12 मिलियन टन है जो ट्रीट होता है, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा ट्रीट होता है, और जो बचा हुआ 31 मिलियन टन कूड़ा है वो लैंडफिल तक जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कूड़ा तो प्रोड्यूस होता ही होता रहेगा, क्योंकि हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वो कंजप्शन भी बढ़ती जा रही है, इसलिए कूड़ा तो प्रोड्यूस होगा। इसीलिए पहले का टाइम था जब हम रिसाइकल के बारे में बात करते थे, पर रिसाइकलिंग के बारे में आज हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग कुछ कर सकते हैं तो 5 R बोला जाता है, नहीं 5 Rs। फर्स्ट इज रिड्यूस, यानी कम प्रोडक्शन करो, ऐसी चीजों की कम प्रोडक्शन करो जिससे कूड़ा बन सकता है, उसे क्या जाता है, रिड्यूस। सेकंड क्या आ जाता है आपका, रीयूज, यानी कोई चीज को आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या आ जाता है आपका, रीपर्पस, यानी कोई चीज पहले किसी और चीज के लिए यूज होती थी, अब हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और प्रकार का यूज करने के लिए। देन वी हैव रिफ्यूज, मना कर दो, बाजार से मना कर दो कि नहीं हम प्लास्टिक की चीजों में चीजें नहीं लेंगे, इसका ऑल्टरनेट ढूंढो, चाहे वो जूट के बैग्स हैं, चाहे वो कुछ और है, वो ऑल्टरनेट खुद ढूंढना पड़ेगा। हिमाचल ने भी आपका सिंगल यूज प्लास्टिक का जो यूज है वो एलिमिनेट कर दिया, जो कि बहुत अच्छी मुहिम है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसका ऑल्टरनेट क्या है। प्लास्टिक की थैलियों जैसी स्टेबिलिटी क्या चीज प्रोवाइड कर पाएगी, प्लास्टिक की थैलियों जैसी चीपनेस और कहां से आएगी। जूट का बैग 5 रुपए या 10 रुपए का पड़ रहा है तो मुसीबत हो जाती है लेने में कि यार ये बैग तो महंगा पड़ रहा है, चलो हाथ में उठा के चल पड़ो। तो वो जो सोच है ना, उसको धीरे धीरे करके बदलना पड़ेगा। और लास्ट में जो आपका आर आता है, फिर आता है रिसाइकल, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ऐसी चीजों का कंजप्शन ना करो जो आपको पता है कि ये साक्षात वेस्ट है। प्लास्टिक इतने साल ले लेता है खत्म होने में, आप लोगों को सबको पता होगा। वेस्ट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो है जो अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे आपका प्लास्टिक है जो सालों साल, ढेरों साल भी खत्म नहीं होता। तो प्लीज नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों का हम कम से कम यूज करें, हमारे कंजप्शन पैटर्न में ही इसका जवाब छुपा है। वेस्ट को मैं वाटर के साथ एसोसिएट करना चाहती हूँ। आप लोगों ने किचन वेस्ट के बारे में सुना, एक ग्रे वाटर के बारे में सुना है आपने? ग्रे वाटर किसी ने, एनीवन? टीचर्स में से? ओके। ग्रे वाटर एक नई टर्मिनोलॉजी है। ग्रे वाटर का मतलब होता है जो आपके रसोई में से वेस्ट के साथ पानी निकल रहा है, किचन वेस्ट, जो आपका गार्डन में से पानी निकल रहा है, जो आपके बाथरूम के यूज के बाद जो पानी निकल रहा है, जो आपके टॉयलेट्स के यूज के बाद पानी निकल रहा है, इसे कहा जाता है ग्रे वाटर। तो बाहर के जो बड़े बड़े देश हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि पानी के रिसोर्सेज लिमिटेड है। शिमला में क्राइसिस आ गए थे, आप लोगों को याद होगा 2018 के आसपास, और मैं ये बता दूं 2025 तक भारत वाटर स्कार्सिटी फेस करने वाला है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब है पानी की किल्लत बहुत बुरी, मतलब लेवल पे। तो ग्रे वाटर को हम क्या कर रहे हैं, बाहर के देश ये कर रहे हैं कि उस यूज्ड पानी को दोबारा से ट्रीट किया जाए और दोबारा से यूज किया जाए। पर उस प्रकार की टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के लिए भारत को भी और
अपना थोड़ा वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक किसी बस की बात नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट भी चाहिए, इसमें पॉलिसी भी चाहिए, इसमें एनजीओ भी चाहिए, इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी चाहिए, इसमें टीचर्स चाहिए, स्कूल चाहिए, बच्चे चाहिए। मींस ये एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, किसी एक के बस की बात नहीं है। और क्या कर सकते हैं, प्लीज पानी को आप लोग प्रोटेक्ट करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ सब लोगों को पता होगा, आपकी तो पंचायत ही एक ऐसा मॉडल है आजकल। हर एक बड़ी से बड़ी स्कीम, हर एक बड़ी से बड़ी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट कहीं हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत के लेवल पे ही हो सकती है ना। अप्रोच बदल चुकी है। पहले स्कीमें ऊपर से आती थी, लाद दी जाती थी। अब क्या हो रहा है, नीचे लेवल से, सबसे जो ग्रास रूट लेवल पे है, वहीं पे पॉलिसीज बनेंगी और वहीं से इम्प्लीमेंट होंगी, ताकि जो उसका इम्पैक्ट हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो खेल खेल में स्वच्छता का पार्ट बताने आई थी, बट मैंने बहुत चीजें बता दी। पॉइंट मेरा यही है, बच्चों को तो तब सिखाएंगे जब पहले खुद सीख के जाएंगे, क्योंकि बच्चे चलो आज के सेंसिटाइज्ड बच्चे हैं, कल के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, लेकिन हम आज के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, हम आज के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज आप लोग जो हैं वो जागरूक हो जाएं और इस चीज को समझें, अपनी जिम्मेदारी समझें, बच्चों को समझाएं। बच्चों को तो हम लोग स्कूल में समझा देंगे, बट आपको समझाने के लिए आज मैं यहाँ आई थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने ज्यादा नहीं बोला, पर जो भी बोला अपने छोटे से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से और लाइफ से बोला। सो आई थिंक दिस वाज इट सर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सुनने